हाय स्टूडेंट्स, अपना जो जेई मेंस या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक सीक्वेंस स्टार्ट किए उसका थर्ड पार्ट है और इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हमने इन्वॉल्व किए हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, कार्ट ऑफ मास 500 kg कैरिंग ग्रेवल्स इन इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद स्पीड 36 km/h ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक। ये गिवन है, ग्रेवल्स स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द होल ऑन द फ्लोर ऑफ द कार्ट एट रेट 0.5 kg एवरी 30 सेकेंड। तो यहाँ पे 0.5 kg पर सेकेंड नहीं है, 30 सेकेंड का है। स्पीड ऑफ द कार्ट आफ्टर 100 मिनट्स विल बी, कितना होगा। तो देखो, इसमें थ्रस्ट फोर्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब मास ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है तो हम जैसे रॉकेट प्रोपल्सन जैसा केस कंसिडर करें, वेरिएबल मास सिस्टम का केस हो जाएगा। तो एफ थ्रस्ट जो अपने पास होता है वो होता है वी रिलेटिव माइनस वी रिलेटिव इंटू dm/dt। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये वी रिलेटिव बेसिकली जो वेलोसिटी है वो होती है कि जो भी मास ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है उसकी, जिस भी व्हीकल रॉकेट हुआ या अपने पास जैसे कार्ट हुआ, उसके रेस्पेक्ट में होगी अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, जैसे रॉकेट वाले केस में हम बात करते हैं तो रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट का स्पीड उधर v है, v1 मान लेते हैं। और अगर गैसेज यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v2 से निकल रही है तो थ्रस्ट की कैलकुलेशन में हमें देखना पड़ेगा कि इन गैसेज का स्पीड रॉकेट के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो रॉकेट के रेस्पेक्ट मतलब रॉकेट को रेस्ट में लेंगे तो ऐड हो जाएगा v1 + v2 हो जाएगा। तो v1 + v2 इंटू dm/dt यूज करना होगा। इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आप देखोगे कि जो गैसेज एग्जॉस्ट गैसेज का स्पीड है वो अपने को गिवन होता है रॉकेट के रेस्पेक्ट में ही ऑलरेडी। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है। अब इस प्रॉब्लम में देखिए क्या होगा, हमारे पास में कंसेप्ट है कि जब किसी मूविंग बॉडी से किसी पार्टिकल को अगर रिलीज करते हैं तो एट द मोमेंट ऑफ रिलीज पार्टिकल के पास में भी सेम वेलोसिटी होती है जो कि बॉडी की थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो कार्ट मूव कर रही है इससे जो ग्रेवल्स निकल रहे हैं उनका स्पीड भी कितना होगा, जितना कार्ट का होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन फिर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी स्पीड गेन कर लेंगे, बट हमें वर्टिकल में नहीं, हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब हॉरिजॉन्टल में। तो अब ये जो ग्रेवल्स निकले इनको हॉरिजॉन्टल में स्पीड मिल गई सेम एज कार्ट। सो वी रिलेटिव कितना होगा, 0। वी रिलेटिव 0 होगा तो थ्रस्ट फोर्स भी कितना होगा, 0। जब थ्रस्ट फोर्स नहीं लगा तो इसका स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड रिमेन्स अनचेंज। दैट मीन 36 km/h था। अब यहाँ पे पर आर में और यहाँ पे गिवन है मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 36, इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये km/h मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या हम मोमेंटम कंजर्वेशन की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने चलिए कंसिडर किया कि टोटल स्मॉल एम मास निकल गया, तो वो जो स्मॉल एम मास जब निकला तो उसको भी सेम स्पीड मिला, जो कार्ट का स्पीड था वही स्पीड उस स्मॉल एम मास को मिला हुआ है। तो हमने यहाँ पे चलिए कंसिडर किया कि कार्ट इनिशियल सिस्टम ये था और फाइनली किसी टाइम के बाद में जब हमने देखा कि m-m मास बचा हुआ है वो v1 स्पीड से कार्ट का स्पीड मान लिया कि चलो चेंज होगा v1, और जो भी अपने पास यहाँ से जो मास निकला तो उसका भी स्पीड कितना होगा, वो भी v1 स्पीड होगा। तो ये v1 स्पीड, इस तरीके से जो मास निकलता जा रहा था हमने कंसिडर किया कि अभी या डीएम मास अगर निकलता है यहाँ से, ऐसा कंसिडर कर लो डीएम मास निकलता है तो सेम स्पीड v1 इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कितना होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो m × v, ये m-m × v1 और m × v1 कुछ ऐसा रहा। तो ये जो m-m × v1 कंसिडर किया हमने यहाँ पे v1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देखिएगा, m-m × v1 और m × v1। इसकी हेल्प से अगर देखेंगे तो ये देखिएगा m × v1 और m × v1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कैपिटल M × v1 इक्वल्स टू कैपिटल M × v, मतलब v1 की वैल्यू v हो गई 36 km/h या फिर 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये अपने पास में वेरिएबल मास सिस्टम का एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो अपने पास में पोलराइजेशन का, वेव ऑप्टिक्स में मूव कर रहे हैं हम। अनपोलराइज्ड लाइट आपको गिवन है, आई पासिंग थ्रू एन आइडियल पोलराइजर गिवन है, अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर बी इज प्लेस्ड बिहाइंड ए। तो एक पोलराइजर है उसके पीछे दूसरा पोलराइजर रखा हमने, ये ए है तो ये बी उसके पैरेलल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड बी इज फाउंड टू बी I/2, तो आई यहाँ से थी I/2। नाउ अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर सी इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, और इंटेंसिटी कितनी मिली अपने को 99/32। देन एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में कितना एंगल होगा। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, देखो ये अगर है दोनों अपने पास में, यहाँ पे फर्स्ट पोलराइजर से हमेशा कितना पास होता है I/2। अनपोलराइज लाइट है तो एक पोलराइजर में एंगल कुछ मैटर नहीं करता, I/2 रहेगी।
तो ये I/2 हो गई। अब दूसरे वाले से भी अपने पास अगर ये A है ये B है, इससे भी उतना ही है I/2, ये गिवन है I/2, उससे हाफ इंटेंसिटी पास हो रही है, I/2 यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब ये दोनों पोलराइजर हैं वो पैरेलल हैं। इससे ये पता लगा, अपने को यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं था शायद पैरेलल, बट ये इससे पता लगा कि ये दोनों पोलराइजर क्या है, पैरेलल है, बिकॉज इससे I/2 होगी हमारे अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इससे भी I/2, इसका मतलब ये दोनों में 0 डिग्री एंगल है। अब देखिएगा थर्ड पोलराइजर C हमने रखा है यहाँ पे, और बोला कि चलो A और C के बीच में एंगल अगर थीटा है, यहाँ पे एंगल अगर अपने पास थीटा है, तो यहाँ पे B और C में भी कितना आ गया, थीटा आ गया। तो अब I1 की वैल्यू तो कितनी होगी, I/2, फर्स्ट से हमेशा I/2, फिर I2, इससे जब निकलेगी तो हम अब अप्लाई करेंगे मेलस लॉ। तो I2 कितना हो जाएगा, I1 दैट मीन्स I/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। फिर I3 कितनी होगी, I2 में लगेगा मेलस लॉ, तो I2 इंटू फिर से कोस स्क्वायर थीटा। फिर I2 इज I/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो I3 अल्टीमेटली कितना होगा, I/2 इंटू कोस रेज टू पावर 4 थीटा। एंड नाउ I3 इज गिवन 9I/32, 34 नहीं है 32, तो ये 32 अपने को गिवन है। इसमें से सॉल्व किया, एक 2 अपने पास कैंसिल हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कोस रेज टू पावर 4 थीटा 9/16 आ जाएगा। 9/16 उसको हम नोट कर सकते हैं √3/2 रेज टू पावर 4। इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू √3/2, थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया यहाँ से। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या कई बार क्रॉस पोलराइजर्स गिवन होता है, तो वहाँ पे भी अपने को कुछ इसी टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे A और अपने पास क्रॉस पोलराइजर होते, कि A और मान लीजिए B अपने पास में क्रॉस पोलराइजर्स होते, तब क्या करते, और थर्ड मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से रखते। इन दैट केस क्या होता, अगर यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा होता, तो फिर अपने पास क्या होता, जैसे ये एंगल भी थीटा होता, तो ये कितना होता, 90 माइनस थीटा। तो बस यही चेंज आता कि यहाँ पे अपने पास ठीक था कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना हो जाए, एंगल 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में एक्सप्रेशन निकल जाता हो। चलो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अपने पास सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का प्रॉब्लम है, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम में नहीं है ये। 3 आइडेंटिकल रोड्स आपको गिवन है, 3 रोड्स ईच ऑफ मास m, लेंथ l आर ज्वाइंड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है। What is the moment of inertia about an axis passing through the center of mass of the system and perpendicular to the plane? तो एक तो क्या है, अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है रोड की हेल्प से, तो सीट नहीं है ये, ऐसा नहीं है, ओनली अपने पास में एजेज पे ही एक तरीके से मास है यहीं पे, और सेंटर के अबाउट कैलकुलेट करना। तो हमें देखिए कि किसी भी एक के अबाउट कैलकुलेट कर ले, मान लीजिए ये अपने पास एक रोड है और इसके अबाउट कैलकुलेट करना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, देन हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो यही किया हमने यहाँ पे। जैसे ये अपने पास में है, मैंने इस वाले रोड की बात की, ये एंगल अपने पास इक्विलेटरल है थीटा, थीटा वैसे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इस डिस्टेंस को क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें रिक्वायरमेंट होती है, याद है, डी की, ICM + m × d², ऐसा कुछ याद है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये डी है, ये डिस्टेंस अपने पास L/2, एंड हमने यूज किया tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर d डिवाइडेड बाय दिस L/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, थीटा गिवन है बिकॉज इक्विलेटरल है, तो ये 60, बाइसेक्ट होगा 30, ये यूज किया। तो डी की वैल्यू यहाँ से L/2√3 आ जाएगी, बिकॉज ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो डी आ गया। अब कैलकुलेट किया कि इस वाले रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट कितना हो जाएगा, ICM + m × d², ml²/12, एक रोड का सेंटर से और प्लेन के इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ml²/12, m × d², ये वैल्यू होगी। और ऐसे ही अपने पास सभी रोड्स के लिए ये केस बनने वाला है, तो मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको सोल्व किया तो आंसर अपने पास ml²/2 आ रहा है। देखिए प्रॉब्लम को वापस से हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अपने पास में ये है, अपने पास में इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम। इसमें गिवन है कि एक अपने पास यूनिफॉर्म रोड है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, कांस्टेंट फोर्स से अप्लाई किया उस पर, एंड डायरेक्शन एट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एंड ए वाले पे लगा है। फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एट एंड ए, मतलब यहाँ पे अगर छोटा सा dV वॉल्यूम ले तो उस dV वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन कितनी नहीं, अपने पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। और ऐसे ही मिड पॉइंट पे कितना रहेगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने पास फॉर्मूला होता है कि एनर्जी स्टोर्ड का हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, याद है। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चाहिए, एनर्जी डेंसिटी, वो कितना होगा, हाफ इनटू स्ट्रेस
और स्ट्रेन को क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन को हम बोल सकते हैं वापस से स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो इसकी हेल्प से फॉर्मूला अपने पास बन जाता है हाफ स्ट्रेस स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। अब बेसिकली देखो स्ट्रेस कितना होगा, वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया तो सभी पॉइंट्स पे अपने पास में सेम ही है, हमें बेसिकली देखना है कि फोर्स कितना होगा। तो मान लेते हैं कि रोड का एक्सेलरेशन अगर ए है, देन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, एफ बाई एम, वेर एम इज मास ऑफ दिस रोड। एंड ए पे जब देखेंगे तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, इतने मास को लेके चल रहा है एम को, तो एम इंटू ए। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो टेंशन होगा इससे पीछे वाले के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कि यहाँ पे देखेंगे टेंशन इसको मूव करवा रहा है एम बाई टू को। तो मिडिल पॉइंट पे जो फोर्स आ रहा है वो कितना होगा, एम बाई टू इंटू ए। तो टी एट मिडिल पॉइंट पे कितना हो जाएगा, एम बाई टू इंटू ए। ये देखिए, तो यहाँ से हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई यंग्स मॉड्यूलस ये हमने बनाया। स्ट्रेस अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर गया, टेंशन पे, एरिया तो सेम है। तो अपना कितना रहा, एनर्जी डेंसिटीज का अगर रेशो देखेंगे हम एट एंड ए एंड मिड पॉइंट, तो वो आ जाएगा अल्टीमेटली टेंशन एट एंड ए डिवाइडेड बाय टेंशन एट मिडिल पॉइंट एंड इसका स्क्वायर। तो ये कितने आ गया, ये वैल्यू देखेंगे अगर टी एट ए टी एट मिडिल, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा एम ए डिवाइडेड बाई एम बाई टू। तो ये वैल्यू अपने पास में अगर देखते हैं टी एट ए डिवाइडेड बाई टी एट मिडिल स्क्वायर, तो ये बेसिकली अपने पास 2 का स्क्वायर आ गया, दैट्स 4। तो वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई। देखिए क्वेश्चन को वापस देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम पे आ रहे हैं हम। यहाँ पे गिवन है अपने को 1 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स S1 एंड S2, ये गिवन है आपको। यहाँ पे प्रॉब्लम देख सकते हैं, S1 एंड S2 रेडियस 2r आपको गिवन है, चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू, ये अपने को गिवन है। स्विच पहले ओपन था, फिर इसको क्लोज किया गया। स्विच एस इज ओपन इनिशियली, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, इसको क्लोज करने के बाद कितनी हीट जनरेट होगी। तो हम देखते हैं कि सिस्टम के पास पहले कितनी एनर्जी थी और बाद में कितनी एनर्जी होगी, और एनर्जी का जो लॉस होगा वही अपने पास हीट में जाएगा। एक तो हमें ये पता है कि ऐसे केसेज में जब अपने पास कंसेंट्रिक शेल्स हैं, 2 सेल हैं, और अगर इनर और आउटर को कनेक्ट कर देते तो जितना भी इनर का चार्ज होता है सब आउटर पे चला जाता है, बिकॉज तभी पोटेंशियल इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, यहाँ का जो चार्ज है वो तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम पोटेंशियल क्रिएट करता है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जीरो होना चाहिए। तो दोनों जगह सेम पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस में जीरो कंट्रीब्यूशन। बट यहाँ पर चार्ज रह गया तो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल क्रिएट करता है, इसलिए पीछे कंडक्टर वाले पार्ट में अपने जाके देख सकते हो, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। तो ये कितना रहेगा, अपना सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे सेल है, पॉइंट चार्ज नहीं है। यहाँ पे एनर्जी नोट करते हुए थोड़ा ध्यान रखें, इस वाले सेल की सेल्फ एनर्जी आएगी, इसकी सेल्फ एनर्जी आएगी, प्लस इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी। तो यू इनिशियल हमने नोट किया, सेल के अगर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, देन उसकी सेल्फ एनर्जी होती है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ये हो जाएगा। दैट मीन्स 1/k को मैंने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ये हो जाएगा। दूसरे वाले की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स -2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, 2 इंटू इसका रेडियस कितना है 2r। और इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन कैसे नोट करेंगे, या तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल नोट कर लें और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, या इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो जैसे यहाँ पे इसका पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट किया, कितना आएगा, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई 2r। इस वाले चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ पे k की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, और ये 2r, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो अब मल्टीप्लाई यहाँ के चार्ज -2q से किया। तो क्वांटिटी कितनी होगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो वो 2 इसको कैंसिल कर जाएंगे, दोनों 2 को, 4 जो है इस 2 को कैंसिल कर जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे कितना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल होकर के क्यू स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू रही। फाइनली क्या होगा, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि सारे चार्ज को बाहर जाना ही पड़ेगा, तभी दोनों जगह के पोटेंशियल इक्वल होंगे। तो फाइनली ओनली इसकी सेल्फ एनर्जी रहेगी, वो कितना आ जाएगा, वो अपने पास सिंपल KQ स्क्वायर बाई r, लेकिन r की वैल्यू 2r हो गई। तो k तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर 2 और रेडियस 2r, ये कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हीट कितना आएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, मुझे लगता है आज के पार्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन हम इसी को कंसिडर करेंगे।
क्वेश्चन है अपने पास में ग्रेविटेशन का। इस वाले प्रॉब्लम को वापस से देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, हीट जनरेटेड पूछा हुआ है अपने को। यहाँ पे देखिएगा आपको गिवन है ट्राइनरी स्टार, जैसे बाइनरी स्टार कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ट्राइनरी स्टार कंसिडर किया। टाइम पीरियड गिवन है 3 इयर्स, ये गिवन है अपने को। वाइल द डिस्टेंस बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, तो वो ट्राइनरी स्टार को यहाँ पे एक्सप्लेन किया आगे। इफ मास ऑफ सन इज रिप्रेजेंटेड बाय ms एंड टोटल मास ऑफ मल्टीपल स्टार सिस्टम विल बी, मतलब इस ट्राइनरी स्टार सिस्टम का टोटल मास कितना होगा अगर सन का मास ms है, तो उसकी टर्म में आंसर देना है। अब यहाँ पे मेंशन आपको हिंट गिवन है, सिस्टम ऑफ 3 स्टार ऑर्बिटिंग अराउंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ट्राइनरी स्टार सिस्टम। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम ऑल 3 कंपोनेंट्स आर आइडेंटिकल, तो हमने कंसिडर किया एम और एम मास कंसिडर कर लेंगे, इक्विलेटरल हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और 1 ईयर अपने पास में है आपका यहाँ पे अर्थ का सन के अराउंड रिवोल्यूशन, तो वहाँ पे उसका साइड कितना गिवन है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये ध्यान रखना है। टाइम पीरियड अर्थ का है 1 और उसका कितना है 3 है। तो आइए हमने बात की यहाँ पे कि चलो ये अपने पास सिस्टम है, ये सेंटर ऑफ मास, तो ये सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये ट्राइंगल जैसे ऐसे मूव करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये ट्राइंगल मेंटेन रहेगा। तो अर्थ वाले के लिए ध्यान है, जब अपने पास में यहाँ पे जैसे सन का मास कंसिडर किया, अर्थ एक पार्टिकल की तरह काम करेगी, वो ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो उसमें जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है एफ सेंटीपिटल, वो कितना हो जाएगा जी इंटू मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आपका आर स्क्वायर, और वही क्वांटिटी को पुट कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। यहाँ से अपने पास जो टाइम और आर का रिलेशन निकल के आ जाता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो आर क्यूब पर डिपेंड करता है, और ये कांस्टेंट निकल के आता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी और मास ऑफ सन। चलिए अब आते हैं ट्राइनरी स्टार सिस्टम पे, तो इनका मास कंसिडर कर लेते हैं कि एम है। तो यहाँ पे ये इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने फिर से अप्लाई किया, जैसे इसका फोर्स कितना हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, जी एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसका फोर्स आ गया, ये होगा जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो साइड लेंथ अगर अपने पास यहाँ पे कंसिडर किया है कि ये ए है, ये साइड लेंथ ए है, तो जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, ये एंगल कितना है यहाँ पे देखिए, रिजल्टेंट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो ये 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे रिजल्टेंट निकालेंगे, √3/2 टाइम्स हो जाएगा, तो जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और √3/2। यहाँ पे कंपोनेंट किया हुआ बेसिकली, तो जैसे इसका cos 60, इसका सॉरी cos 60 नहीं cos 30, तो जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर cos 30 और ट्वाइस किया हुआ है, बात वही है। ये किसके इक्वल होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। अब ये डिस्टेंस अपने पास कितनी होगी, ये डिस्टेंस चाहिए, ये हो जाएगी a/√3। अगर ये a है तो यहाँ पे देखो ऐसा हो जाएगा, फिर से पीछे प्रॉब्लम हमने यूज किया वैसा ही केस है, यहाँ पे कैलकुलेट करना, ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2, ये एंगल कितना है 30, ये हमें चाहिए, ये r मान लेते हैं, तो cos 30 कितना होगा, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी a/2/r, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली a/√3 निकल गई। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3gm डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब ओमेगा को पुट किया हमने 2π/t, और वो किसके इक्वल 3gm/a³। अब ये जो t है वो कितना गिवन है 3 टाइम्स, जो अर्थ का अगर टाइम पीरियड t नोट है तो उसका 3 ईयर्स है, 3t नोट हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2π डिवाइडेड बाई 3t नोट स्क्वायर और 3gm/a³। यहाँ से 9t नोट स्क्वायर 4π, ये देखिएगा 9t नोट स्क्वायर बनेगा 4π स्क्वायर बनेगा, तो इसको इधर लेके चलेंगे, इसको इधर और इसका डिवाइड कर देंगे, तो 9t नोट स्क्वायर कितना होगा 4π स्क्वायर a³ अपॉन 3gm, ये वैल्यू आ गई। चलिए अब ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ गई, इसमें जो a है मतलब साइड लेंथ है वो भी यहाँ पे गिवन है, साइड लेंथ किसके इक्वल गिवन है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है ये r, वो कितना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब a की वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई है 2r हो गई है, तो यहाँ पे a की वैल्यू को 2r पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, और t नोट अर्थ के लिए कंसिडर किया वो ये रहा अपने पास, वो भी यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे पुट करने पे जो स्मॉल m मतलब ट्राइनरी सिस्टम के अंदर एक स्टार का जो मास है वो कितना होगा 8ms/27, ये वैल्यू। लेकिन अपने कितने 3 स्टार्स ऐसे, तो तीनों का सिस्टम का मास पूछा हो अपने को। यहाँ पे देखिएगा देन टोटल मास ऑफ मल्टीपल स्टार सिस्टम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/9 ms आंसर आएगा 8/9, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिएगा कांस्टेंट मोशन का है एनएलएम में, यहाँ पे गिवन है अपने को एक ब्लॉक यहाँ पे गिवन है और उसके साथ में एक रॉड कनेक्टेड है, किसी मोमेंट पे 60 डिग्री एंगल बना रही है, और आपको गिवन है
हॉरिजेंटल एंड ए इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट में 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। देन स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी, इसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या कंसिडर करते हैं कि रोड या स्ट्रिंग के अलोंग ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पे 1 से चल रहा है तो इसका इधर कंपोनेंट जो आएगा ये 60 है, तो कितना आ जाएगा 1 का इधर कंपोनेंट 1 cos 60। अब क्या होगा, ये मान लीजिए इधर किसी स्पीड से जा रहा है, अच्छा वो भी गिवन है, ब्लॉक जो है वो भी राइट में मूव कर रहा है 1 से, तो ब्लॉक राइट में चल रहा है, तो ये पॉइंट इधर चल रहा है प्लस ये नीचे आएगा, तो इनकी दोनों का वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट आएगा वो इस वाले कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यही किया कि ये तो 1 से इधर चल रहा है, ये v से नीचे आ रहा है, तो v का इधर कंपोनेंट v cos 30 एंड इसका ये एंगल 60 था, तो हॉरिजॉन्टल ये 60, ये कितना हो जाएगा 1 cos 60, तो ये कितना आ गया, और इसका इधर कंपोनेंट ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 1 cos 60। तो ये वाला 1 cos 60 मतलब अलोंग द रोड एंड एट दिस पॉइंट वो किसके इक्वल होना चाहिए, v cos 30 माइनस 1 cos 60। तो v cos 30 माइनस 1 cos 60 इधर आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, और यहाँ से √3/2, तो ये 2/√3 आ गया, तो v की वैल्यू आ गई 2/√3। लेकिन वहाँ पे क्या पूछा हुआ है, वहाँ पे पूछा हुआ अपने को देन स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट b कितना होगा। अब उसके पास b के पास एक वेलोसिटी इधर है, एक इधर है, इधर 1 है और इधर 2/√3 है, तो रिजल्टेंट निकाल दिया हमने 1² प्लस 2/√3 मतलब 4/3 वैल्यू आ जाएगी, एंड ये रूट, तो कितना आ गया 7/3 एंड रूट, ये v नेट आ गया। कंस्टेंट का एक और प्रॉब्लम मेरे पास में है, इसमें यूज किया हमने, यहाँ पे देखिएगा कि ये एक ब्लॉक सिस्टम गिवन है, इसमें ब्लॉक ए इधर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए सिस्टम ऑफ अपने पास पुली एंड स्ट्रिंग गिवन है और बी का स्पीड कैलकुलेट करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, फिर से याद रखो कि अगर अपने पास यहाँ पे ये अगर x1 मूव करता है, ये x2 मूव करता है और ये x मूव करता है, तो बेसिकली इसके x मूव करने से स्ट्रिंग x इधर से लूज होगी, x इधर से लूज होगी, 2x लूज होगी, वही किसके इक्वल हो x1 प्लस x2 के इक्वल। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2x। ऐसे ही वेलोसिटी का और ऐसे ही एक्सेलरेशन का। तो हमने क्या बोला कि इसका एक्सेलरेशन अगर अपने पास में देखो, ये तो फिक्स है, ये तो इधर जाएगा नहीं, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 है, ये 12 है, तो 0 प्लस 12/2 इसका कितना एक्सेलरेशन आ गया 6। तो ये जैसे मैंने बोला कि इसका तो 6 हो गया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, ये स्ट्रिंग इधर से जा रही है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, वैसा पॉइंट नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, आप मान लो कि बी का एक्सेलरेशन ए, बी का एक्सेलरेशन ए है, तो ये वाला पॉइंट भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ये भी ए से ऊपर जाएगा, ये ए से ऊपर जाएगा तो इधर स्ट्रिंग इसको मिलेगी, वो ए से नीचे आएगा। अब क्या हुआ, ऐसा हो गया कि इसका एक्सेलरेशन तो ए हो गया, इसका ए डाउनवर्ड हो गया और इसका ए कितना हो गया 6 हो गया, ये जैसे यहाँ पे, तो वही a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 2a, तो दिस 6 प्लस a इक्वल्स टू 2a, ये होना चाहिए। और बट डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 6 इसको डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा, -a/2, वो किसके इक्वल, इस a के इक्वल। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 माइनस a इक्वल टू 2a, 6 इक्वल टू 3a, a की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें गिवन है the eye can be regarded as a single refracting surface. The radius of curvature of this surface is equal to that of cornea, 7.8 mm. The surface separates two medium of refractive index 1 and 1.34. Calculate the distance between distance from the refracting surface at which the parallel beam of light will come to focus. Focal length calculate करना है एक तरीके से। इसमें देखिए लेंस काम नहीं करने वाला है, बिकॉज लेंस में तो क्या रहता है, जनरली हम लेंस में ऐसा लेकर चलते हैं कि ये लेंस है और इधर मीडियम और इधर मीडियम सेम है और इसका डिफरेंट मीडियम, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला, इसका मतलब इधर की तरफ मीडियम हमेशा ही सेम है, वापस एयर नहीं आया है। लेंस में जनरली एयर में कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे एयर, यहाँ पे एयर, यहाँ पे कुछ मीडियम। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको ये गलती करते हैं कि सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक अपने पास प्लेन सरफेस ले लेते हैं, लेकिन प्लेन सरफेस भी है तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही। तो बेसिकली ये ऐसा केस होगा, ऐसा केस होगा तो फॉर्मूला लगा दीजिए n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u, n2 माइनस n1 बाई r। यहाँ से यहाँ पे जा रही है, तो जहाँ से आ रही है वो 1 और जहाँ पे जा रही है वो 2।
1.34 डिवाइडेड बाई वी। पैरेलल रे कहाँ पे फोकस होगी वो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इनिशियल जो यू है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ये 1.34 माइनस 1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 7.8। 7.8 ये mm में अपने पास में वो mm में था 7.8 mm। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपने पास आती है इसमें क्वांटिटी कुछ आंसर किस में देना है अपने को, कैलकुलेट द डिस्टेंस mm या सेंटीमीटर में ही आंसर देना है। देखो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1.34 इंटू 7.8 1.34 इंटू 7.8 डिवाइडेड बाई 0.34। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे कुछ निकल के आते 30.74 यहाँ से मीटर में सॉरी सेंटीमीटर में या फिर mm में देख निकलेगा। एक बार यूनिट को इसको चेक कर लेना कौन सा आ रहा है। वैसे अगर देखेंगे तो ये वैल्यू अपने पास 7.8 इंटू 1.34 10 के राउंड आई थिंक ये mm में निकलेगा क्योंकि वहाँ पे mm में गिवन था। एक बार चेक कर सकते हैं आप इसको। एक और प्रॉब्लम देखिएगा, यहाँ पे गिवन है अपने को, इसमें गिवन है एक आपके पास में क्यूबॉइड गिवन है, डायमेंशन से 12, 12 इंटू एल और एल। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द सरफेस एस, किसी एक सरफेस के सेंटर पे रख दिया, हैविंग एरिया 4L², और वो साइड कौन सा होना चाहिए 4L²। द फ्लक्स थ्रू द अपोजिट सरफेस ऑफ एस। तो जैसे ऐसा कंसिडर किया मैंने, ये कंसिडर किया चलिए डायग्राम कि ये भी अपने पास 2L है, ये भी 2L है, लेकिन इसको L मान लेते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि ये जो चार्ज अपने पास में है, इन्होंने बोला कि किसी एक सरफेस जिसका एरिया कितना है 4L², तो ये होगा, या फिर ऊपर वाला सरफेस कंसिडर करेंगे तो वो ये वाला सरफेस होगा। ये दो सरफेस ऐसे आ रहे हैं, समझ पा रहे हो। एक तो ये वाला सरफेस है 4L² का, और एक ये वाला। तो इनके किसी के एक के फेस पे रख दिया, फिर सेंटर पे रख दिया, तो मान लीजिए लोअर वाले पे रख दिया। अब हमें इसका फ्लक्स चाहिए कि टोटल इससे कितना फ्लक्स होगा। तो वो फ्लक्स की कैलकुलेशन अपने अपोजिट से, अच्छा टोटल नहीं कैलकुलेट करना, अपोजिट एंड से कितना जाएगा वो कैलकुलेट करना अगर लोअर पे पुट किया तो हम क्या करते हैं, इसको सिमेट्रिक बना लेते हैं। इसके नीचे एक और क्यूब ऐसा बना लेते हैं जो भी आइडेंटिकल हो, मतलब ये 2L साइड्स हो, ये वाली L हो। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे केस अपने पास में ऐसा हो गया कि जैसे 2L इंटू L का एक और क्यूब इसके नीचे लगाया, तो ये अपने पास में 2L साइड का 2L इंटू 12 इसका क्यूब हो गया, क्योंकि इससे L डिस्टेंस से नीचे ये भी L है और L डिस्टेंस नीचे ये ले लिया। तो ये वाला जो फेस है वो उसके सेंटर पे आ गया, मतलब यहाँ पे अगर चार्ज Q है तो अब फ्लक्स जो इक्वली डिवाइड होगा, सेंटर पे आ गया, तो नीचे यहाँ पे जो फेस बनेगा उससे भी Q/6 और इस ऊपर वाले से भी कितना आ जाएगा Q/6। तो आंसर कितना आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन। वापस देखिएगा इसको, क्या किया हमने, जिस भी फेस पे कंसिडर किया, जैसे हमने फ्लोर पे कंसिडर किया, तो ऐसा एक और हमने क्यूब कंसिडर किया L इंटू 2L का, ठीक है। अब ये जो चार्ज है वो उसके सेंटर पे आ जाएगा, तो किसी भी फेस से चार्ज फ्लक्स जो है इक्वली डिवाइड होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इसी तरीके से कुछ और प्रॉब्लम्स हम आगे ऐड करते रहेंगे। इन प्रॉब्लम्स को सभी को देखिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे।